हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन साइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ कॉमन साइन। कॉमन साइन क्या होते हैं? तो कॉमन साइन तो सबसे पहला है मोर्फी साइन। ये क्या होता है? कॉमन साइन है कुछ। तो सबसे पहला है मोर्फी साइन, पेन विथ पाल्पिटेशन ऑफ गाल ब्लैडर एरिया। गाल ब्लैडर एरिया को अगर पाल्पेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? पेन फील होता है। तो सीन इन कोलेसिस्टाइटिस, जो गाल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाती है कोलेसिस्टाइटिस, तो ये मोर्फी साइन देखने को मिलता है। मोर्फी साइन किस में देखने को मिलता है? जब गाल ब्लैडर को पाल्पेट करते हैं। जब गाल ब्लैडर को पाल्पेट करते हैं तो वहां पे क्या पेन होगा? उस एरिया में क्या होगा? पेन होगा। और पेन होगा तो पेन होगा तो वो साइन कहलाता है मोर्फी साइन। और ये सीन इन कोलियोसिस्टाइटिस, मतलब कोलन गाल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कोलियोसिस्टाइटिस कहते हैं। गाल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कोलियोसिस्टाइटिस कहते हैं। गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, गाल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, गाल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं कोलियोसिस्टाइटिस। और ये जब फील करते हैं, गाल ब्लैडर को जब फील करते हैं तो वहां पाल्पेट करते हैं तो वहां पेन फील होता है, पेन होगा, दर्द होगा, तो उस साइन को कहेंगे मोर्फी साइन। ये कॉमन साइन है, कुछ कॉमन साइन है, इंपॉर्टेंट कॉमन साइन है जो कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं। अब है दूसरा साइन है इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया पहला। दूसरा साइन है कुलेन साइन। ठीक है, कुलेन साइन। इकाइमोसिस इन अम्लिकल एरिया। अम्लिकल जो एरिया है, ये जो बीच में जो अम्लिकल एरिया होता है वहां पे क्या हो जाता है? इकाइमोसिस हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है? इकाइमोसिस देखने को मिलता है। सीन विथ पेनक्रियाटाइटिस, ये किस में देखने को मिलता है? ये कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? तो ये पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। अगर पेनक्रियाज के अंदर क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए। पेनक्रियाज में क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या देखने को मिलता है? पेनक्रियाकुलेन साइन देखने को मिलता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या हो जाता है? काइमोसिस हो जाता है। इसके बाद में तीसरा जो है वो है आपके टर्नर साइन। एक साइन है जो इंपॉर्टेंट साइन होता है, टर्नर साइन। ये इकाइमोसिस या ग्रेइश ब्लू ओवर द फ्लैंक एरिया पे क्या हो जाता है? ग्रेइश ब्लू हो जाता है। और ये साइन भी किस में देखने को मिलता है? पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। ये बेड साइन, इसको ब्रूसिंग बोल सकते हैं और इसको बेड साइन बोलते हैं। ये भी पेनक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वहां पे टर्नर साइन और देखने को मिलता है। तो कुलेन साइन और टर्नर साइन दोनों पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है? अम्बिलिकल एरिया के इधर इकाइमोसिस हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है फ्लैंक ओवर द एरिया है, वहां पे इकाइमोसिस हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मेक बर्नी पॉइंट्स है। तो पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट जो ये राइट साइड है इसके लोअर क्वाड्रेंट, यानी 4 हिस्से होते हैं इसके। जो सबसे जो ये है राइट साइड का लोअर क्वाड्रेंट एरिया है, वहां पे इंडिकेशन क्या होगा? ऑफ द अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है, अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए
अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो ऐसा साइन देखने को मिलता है। कौन सा? मैकबर्नी पॉइंट साइन देखने को मिलता है। वो कहाँ पे पेन होगा? पेन कहाँ पे होगा? तो राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में पेन होगा। उस पेन के साइन को कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट्स। उसे क्या कहते हैं? मैकबर्नी पॉइंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रीबाउंड टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। और जो दूसरा अपेंडिसाइटिस में जो देखने को मिलता है दूसरा साइन, वो देखने को मिलता है रीबाउंड टेंडरनेस। वहां पे क्या हो जाएगा? रीबाउंड टेंडरनेस हो जाएगा। वही सेम जगह जहां पे राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में रीबाउंड टेंडरनेस हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके RLQ, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। ये अपेंडिक्स का ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। अपेंडिसाइटिस में होता है वाच फॉर पेरिटोनाइटिस भी आप वाच कर सकते हो, पता लगा सकते हो। अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, कभी कभी पेरिटोनाइटिस में भी राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये तो हो गया राइट साइड का, ये तो हो गया आपके राइट साइड का। अब है लेफ्ट साइड का। अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है तो वो कहलाता है डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलाइटिस शुड मेंटेन लो रेजिडुअल डाइट, नो सीड्स, नट्स एंड पीस। तो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है? डायवर्टिकुलोसिस की वजह से होता है, डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वन और मोर स्मॉल punches, one or more sponge punches in the digestive tract। इनमें इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, इनमें क्या हो जाए? इनमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वन और मोर स्मॉल पंचेज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव जो ट्रैक है वहां के स्मॉल पंचेज में क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कहते हैं डायवर्टिकुलोटाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। ये रो रेजिडुअल डाइट या नो सीड्स और नट्स और पीड्स की वजह से हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है? पेन देखने को मिलता है राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके गुथर टेस्ट फॉर द फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए टेस्ट होता है इन द न्यूबॉर्न्स बेबी शुड बी ईट सोर्स ऑफ प्रोटीन फर्स्ट, ठीक है। तो ये गुथर टेस्ट जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर होता है। न्यूबॉर्न बेबी शुड बी ईट सोर्स ऑफ प्रोटीन फर्स्ट, प्रोटीन पहले खाते हैं। उसके बाद में है एलन टेस्ट। कुछ टेस्ट है, अब वो पढ़ लेते हैं। कुछ टेस्ट है इंपॉर्टेंट। एलन टेस्ट जो होता है वो अल्नार और रेडियल आर्टरी कल्ड बोथ अल्नार और रेडियल आर्टरी until hand balance, then release ulnar if the hand turn to a pink color। दोनों क्या है जो आर्टरी है एलन टेस्ट करते हैं। अल्नार आर्टरी
जो ये एक साइड की जो छोटी अंगुली होती है, इस साइड की जो आर्टरी होती है वो अल्नार आर्टरी होती है, और जो अंगूठे की साइड की आर्टरी होती है वो रेडियल आर्टरी होती है। ठीक है, जो चिटली अंगुली की तरफ से होती है वो अल्नार और ये रेडियल, इन दोनों को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं अंटिल द बैलेंस, देन रिलीज अल्नार। फिर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं अल्नार, अल्नार को, अल्नार जो आर्टरी है, ठीक है, इसको रिलीज करते हैं। इफ द हैंड रिटर्न टू पिंक कलर, अगर हाथ जो है पिंक कलर का हो जाता है तो अल्नार आर्टरी इज गुड। अगर पहले क्या करते हैं, दोनों को दबाते हैं, बंद करते हैं, फिर अगर अल्नार आर्टरी को पहले छोड़ते हैं, अगर हाथ पिंक कलर का हो जाता है तो अल्नार आर्टरी क्या है, गुड कंडीशन में है, कैन बी यूज फॉर एबीजी, और इसके लिए आप एबीजी के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एबीजी आर्ट क्या होता है, आर्टरी ब्लड गैसेस। ठीक है, आर्टरी ब्लड गैसेस, एबीजी का मतलब है रेडियल आर्टरी लाइन स्टिक एज बी प्लान, और इसके लिए आप रेडियल आर्टरी का प्लान कर सकते हो। एबीजी मस्ट बी ड्रॉ इन द हेपराइज ट्यूब, एबीजी लेने के लिए सीरिंज कैसे होनी चाहिए, हेपराइज होनी चाहिए, हेपेरिन उसके अंदर होना चाहिए, प्लस किया हुआ होना चाहिए, जो क्या ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। प्लेस ऑन द आइस, सेंड इमीडिएटली टू लैब, और जब ये हेपराइज ट्यूब में लेते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी लैब भेज देना चाहिए। ठीक है, आइस में रख के और भेज देना चाहिए। शुड आल्सो इन्फॉर्म द लैब हाउ मच द ऑक्सीजन द पेशेंट इज, और अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो कितनी ऑक्सीजन पे है वो भी लैब वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, वाया नेजल कैनुला से ले रहा है, ऑक्सीजन मास्क से ले रहा है, किससे, अगर ऑक्सीजन चल रही है पेशेंट की। ठीक है, तो ये एलन टेस्ट जो किया जाता है एबीजी सैंपल लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, एबीजी जो सैंपल होता है, एबीजी का टेस्ट होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। तो इस टेस्ट के लिए सैंपल लेते हैं तो वो सीरिंज कैसे होनी चाहिए, हेपेराइज सीरिंज होनी चाहिए, उसके अंदर हेपेरिन का प्लस किया होना चाहिए, उसको तुरंत लैब में भेजना पड़ता है। ठीक है, और लैब में अगर पेशेंट को ऑक्सीजन पे है तो पेशेंट को ऑक्सीजन वो भी बताना पड़ता है लैब में कि पेशेंट इतनी ऑक्सीजन पे है, इतने लीटर ऑक्सीजन पे चल रहा है, बाय मास या मास से ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर नेजल कैनुला से दे रहे हैं, किससे ऑक्सीजन है वो भी बताना है। ठीक है, इसमें एबीजी के अंदर जो है, एबीजी के अंदर कौन कौन से टेस्ट पता लगते हैं, तो ब्लड का पीएच, ठीक है, पीएच जो कि 7.35 से 7.45 इतना होता है नॉर्मल। उसके बाद में CO2 35 से 45, ठीक है, O2 का पता लगाया जाता है जो कि लगभग 90 से 100, और NaCO3 22 से 28-29 लगभग ये इतनी होती है। तो ये सब इस नॉर्मल रेंज से पता लगाते हैं। इससे ऊपर नीचे होती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है, उसके लिए पता लगाया जाता है एबीजी टेस्ट से। ठीक है, तो इसमें एबीजी टेस्ट होता है जो एलन टेस्ट से, उसको बोलते हैं एलन टेस्ट। उसके बाद में जो टेस्ट है नया, जो दूसरा टेस्ट है वो टेस्ट है आपके सीलिंग टेस्ट फॉर द पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस जो एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया होता है खून की कमी, एचबी की कमी हो जाना, एनीमिया मतलब एचबी की कमी होना। और ये जो एनीमिया का टाइप है पर्नीशियस एनीमिया, जो किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो हाउ वेल वन एब्जॉर्ब द विटामिन B12, तो उसके लिए सीलिंग टेस्ट होता है। ठीक है, उसके लिए सीलिंग टेस्ट होता है। अब कॉमन डाइट, क्या क्या डाइट, कौन सी डिजीज में कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्यूट रीनल डिजीज, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल डिजीज है तो उसे प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड, प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर उसे किडनी की बीमारी है तो उसे प्रोटीन बहुत कम मात्रा में या नहीं खाना चाहिए। हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। कैसी डाइट लेनी चाहिए, हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। फ्लूइड कंट्रोल करना चाहिए, फ्लूइड भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, फ्लूइड का भी कंट्रोल करना है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम,
इन डाइट का भी कंट्रोल करना है, ठीक है। सोडियम भी लिमिट में लेना है और पोटेशियम भी लिमिट में लेना है। तो ये एक्यूट रीनल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर ये डाइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट है एडिसन डिजीज, इंक्रीज सोडियम। इसके अंदर क्या है, सोडियम ज्यादा मात्रा में लेना है। एडिसन डिजीज के अंदर सोडियम जो है वो ज्यादा मात्रा में लेना है, इंक्रीज सोडियम, लो पोटेशियम डाइट। और पोटेशियम क्या लेना है, कम लेना है, पोटेशियम कम लेना है, सोडियम ज्यादा पोटेशियम कम। अब दूसरी डिजीज है नेक्स्ट डिजीज एडिसन डिजीज के बाद में एडीएच डिजीज और बाइपोलर डिजीज। एडीएच डिजीज और बाइपोलर डिजीज, इसके अंदर हाई कैलोरी और हाई कैलोरी डाइट और एंड प्रोवाइड फिंगर फूड्स। से कौन से फूड लेने हैं, फिंगर फूड्स लेने हैं। तो ये एडीएच की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके अंदर जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, इसीलिए उसे हाई कैलोरी और कैसी डाइट देनी चाहिए, प्रोवाइड फिंगर फूड्स देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है बर्न्स। बर्न के अंदर अगर कोई पेशेंट जल गया है तो उससे कौन सी डाइट देनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए और इंक्रीज इन विटामिन सी। विटामिन सी उसकी डाइट में ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट जल गया है तो उसकी डाइट में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में बाउल सर्जरी, नेक्स्ट जो है आपके अगर बाउल सर्जरी हुई है, कोलन की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसे लो रेजिडुअल डाइट देनी चाहिए। उसके बाद में कैंसर का पेशेंट है तो उसे हाई कैलोरी, ठीक है, कैंसर का पेशेंट है उसे हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन देनी चाहिए, ठीक है। अगर कैंसर का पेशेंट है तो उसे हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज है, ठीक है, तो उसे ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए, उसे ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए। नो ब्रो बैरली राई ओट्स एंड वीट्स, ये चीजें नहीं देनी है, ठीक है। उसे राई ओट्स वीट्स गेहूं वगैरह ये नहीं देना है। उसके बाद में क्रोनिक रीनल डिजीज है तो उसे भी प्रोटीन नहीं देना है, प्रोटीन किडनी डिजीज में नहीं देते हैं। लो सोडियम, सोडियम कम देना है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड करना है, फ्लूइड जो है वो लिक्विड जो फ्लूइड रहता है वो लिमिटेड देना है, ठीक है। फ्लूइड देना है लिमिटेड, यानी 1 से 1.5 लीटर के करीब देते हैं। और पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड, पोटेशियम भी कम करना है, पोटेशियम का भी कंट्रोल में करना है। फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्टेड, फॉस्फोरस भी नहीं देना है। ये कुछ डाइट्स है किसमें देनी है, क्रोनिक रीनल डिजीज वाले पेशेंट में। उसके बाद में सिरोसिस, उसमें नॉर्मल प्रोटीन डाइट देनी है, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन डाइट देनी है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके सिरोसिस विथ हेपेटिक इनसफिशियंसी। हेपेटिक इनसफिशियंसी हो तो उसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन, प्रोटीन बंद करना है, फ्लूइड और सोडियम ये इनको कम मात्रा में देना है, ठीक है, अगर हेपेटिक इनसफिशियंसी है तो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देनी है, ठीक है, पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, हाई फाइबर डाइट देनी है। और इंक्रीज फ्लूइड, फ्लूइड को ज्यादा देना है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब हो गया कब्जी, तो उसे हाई फाइबर डाइट देनी है और फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है। फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देंगे तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में सीओपीडी जो डिजीज होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, उसके अंदर सॉफ्ट हाई कैलोरी डाइट देनी है, सॉफ्ट डाइट ज्यादा देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, हाई फैट दे सकते हैं और स्मॉल फ्रीक्वेंट ऑफ फीडिंग देनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट में फीडिंग दे सकते हैं सीओपीडी पेशेंट में। अब है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के अंदर इंक्रीज
फ्लूइड्स को ज़्यादा देना है और हाई सोडियम डाइट देनी है, ठीक है, फ्लूइड ज़्यादा देना है और सोडियम ज़्यादा देना है। उसके बाद में अगर पेशेंट को डायरिया है, पेशेंट को क्या है, नेक्स्ट डायरिया है पेशेंट को, तो डायरिया के अंदर लिक्विड लो फाइबर डाइट देते हैं, लिक्विड देते हैं, लो फाइबर डाइट देते हैं, रेगुलर डाइट दे सकते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। क्योंकि डायरिया की वजह से क्या होता है, डायरिया की वजह से ज़्यादा डायरिया की वजह से सोडियम पोटेशियम का इम्बेलेंस हो सकता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वगैरह दे सकते हैं, मतलब RL ORS वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, RL दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, सोडियम NS दे सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। गाल ब्लैडर की डिजीज है, गाल ब्लैडर की डिजीज है तो लो फैट, फैट बहुत कम होना चाहिए, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड, कैलोरी भी लिमिटेड होनी चाहिए और रेगुलर डाइट दे सकते हैं, ठीक है, कैलोरी और रेगुलर डाइट दे सकते हैं। उसके बाद में गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को, तो लो फाइबर और बैलेंस डाइट दे सकते हैं, लो फाइबर और बैलेंस डाइट। हेपेटाइटिस का पेशेंट है, लीवर में इन्फ्लामेशन है, तो रेगुलर डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। पेशेंट को हाइपर लिपिडीमिया है, लिपिड ज़्यादा है, पेशेंट की बॉडी में लिपिड ज़्यादा आ गया, तो फैट कंट्रोल डाइट देंगे, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। उसके बाद में STN, HF और CAD, STN का मतलब हो गया हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, HF का मतलब हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, हार्ट डिजीज के जो पेशेंट है उनके अंदर लो सोडियम, सोडियम कैसा होना चाहिए, सोडियम कम होना चाहिए, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए और फैट कंट्रोल डाइट होनी चाहिए। डाइट कैसे होनी चाहिए, फैट कंट्रोल डाइट होनी चाहिए। उसके बाद में किडनी स्टोन का जो पेशेंट है उसके अंदर, किडनी स्टोन का जो पेशेंट है उसके अंदर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है, फ्लूइड इनटेक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो जो किडनी का जो पेशेंट रहता है उसके अंदर फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और कैल्शियम कंट्रोल एंड लो ऑक्सीलेट, कैल्शियम कंट्रोल डाइट देनी है, कैल्शियम भी कम खाना चाहिए, क्या कैल्शियम भी कम लेना चाहिए, कैल्शियम जैसे दूध वगैरह है, ऐसी डाइट जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है वो कम लेना चाहिए। लो ऑक्सीलेट डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीलेट कम होता है, तो जैसे चिकन मटन जो मीट होते हैं वो भी कम लेना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए, सोडियम कम लेना चाहिए, हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, कैसी डाइट लेनी चाहिए, हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए, पोटेशियम कम मात्रा में लेना चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो नेफ्रॉन के भी किडनी की डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर सोडियम रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, हाई कैलोरी और पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। उसके बाद में ओबेसिटी, ओवरवेट है, उससे कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड, कैलोरी कम लेनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ओबेसिटी कम होगी। उसके बाद में पेनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट है, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, लो फैट रेगुलर डाइट ले सकते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट ऑफ फीडिंग्स, ट्यूब फीडिंग्स और TPN ले सकते हैं, टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन, TPN की फुल फॉर्म है टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके हेपेटिक अल्सर, हेपेटिक अल्सर के अंदर बैलेंस डाइट ले सकते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी है, उसे इंक्रीज विटामिन B12, जिसकी कमी है वही देना है, ठीक है, तो विटामिन B12 ज़्यादा से ज़्यादा देना है। फाउंड इन द हाई अमाउंट ऑफ द सेलफिश, सेलफिश जो मछली होती है उसके अंदर रहता है, बीफ के अंदर रहता है, लीवर और फिश के अंदर रहता है, तो विटामिन B12 इनमें ज़्यादा रहता है। पर्नीशियस एनीमिया वाले पेशेंटों को ये देना चाहिए। उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया, अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इंक्रीज फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है, जिससे क्या है, हाइड्रेशन मेंटेन रहे, सिकलिंग इंक्रीज विद द पेशेंट बिकम डिहाइड्रेटेड, सॉरी, अगर सिकलिंग इंक्रीज होगी तो पेशेंट क्या डिहाइड्रेशन में जा सकता है, इसलिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना चाहिए। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो फाइबर डाइट दे सकते हैं, हाई फाइबर डाइट, लो फैट डाइट देंगे, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन को बचने के लिए लो फाइबर डाइट दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेनिंग और लो फाइबर इससे बचने के लिए लो फैट डाइट देंगे।
उसके बाद में है स्ट्रोक। नेक्स्ट जो है आपके स्ट्रोक का जो पेशेंट है स्ट्रोक का पेशेंट है उसे मैकेनिकल सॉफ्ट रेगुलर ट्यूब फीडिंग ये डाइट दे सकते हैं, सॉफ्ट डाइट देंगे, रेगुलर डाइट दे सकते हैं, ट्यूब फीडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद में अंडरवेट जो पेशेंट है उसे हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, जिसमें ज़्यादा कैलोरी हो वो डाइट देंगे और प्रोटीन डाइट देंगे। उसके बाद में वोमिटिंग जिसको हो रही है तो उसे फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट देंगे, ORS वगैरह दे सकते हैं, RL दे सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें कुछ कॉमन साइन थे, कुछ टेस्ट थे और कुछ डाइट्स, कौन सी डिजीज में कौन सी डाइट देते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ठीक है। थैंक यू सो मच।